देखा कि वो जानकारी दे रहे थे कि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक पहुंचा है और किस तेजी के साथ ये चल रहा है। राम कृपाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनुराग जी, 2-3 पॉइंट मैं यहाँ रखूंगा। ये आज जो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड में हुआ है, इधर मैं लगातार जब भी टीवी खोलता हूँ तो आप देखिए चाइना में, और अभी 3-4 दिन पहले रसिया के एक इलाके में जो भूकंप आया था और जिसको लेकर के सुनामी आई है, उसके अगर आप विजुअल देखेंगे तो इतने भयावह विजुअल हैं कि पूरा का पूरा इतनी बड़ी लहरें उठी हैं और सब कुछ बिल्कुल वो पूरा शहर एकदम जैसे लगता है कि तहस नहस हो गया। ऐसे ही देखिए स्पेन में भयानक आई, अमेरिका के टेक्सास में जो भी हुआ है उसके विजुअल देखिए। लेकिन कैजुअलिटीज कितनी होती हैं इन देशों में, अगर आप देखेंगे कोई भी आप फिगर, और जैसा कभी एक सिस्टम बहुत दुरुस्त है। नहीं हाँ। मैं उसी पर आ रहा हूं। हाँ। और जैसा कि अभी ये कह रहे थे, जितने होटल, एक ही विजुअल में देख के बता रहा हूं कि अगर 5-7 होटल और तमाम घर, सर ज्यादा है नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, केवल एक झटके में अगर 12, उसमें 5 होटल हैं, बाकी घर हैं गए। हाँ। होटल में टूरिस्ट भले न हो, कर्मचारी तो होंगे। एक होटल में कम से कम आप मान के चलिए 10-20 कर्मचारी तो रहते ही हैं। तो कैजुअलिटी भगवान न करे कुछ हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये बचाव के उपाय पूरी तरह से सरकार के लोग, और जैसा कह रहे थे, बहुत अच्छा प्रबंधन हमारे यहाँ होता है। लेकिन क्या करेंगे, जो मर गए उनकी लाशें लाएंगे हम, जो घायल हो गए उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे, यही होता है। लेकिन मैं जो नहीं मिलती इस सैलाब में, जिसकी बॉडी आ गई है क्रश हो जाती है, वो लाश भी नहीं वही कह रहा हूं। और मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, 20 साल पहले, करीब से 20 क्या 25 साल पहले एक आर्टिकल आया था और जिस पर काफी बहस हुई थी देश में, कि अब तक बाढ़ पर जितना हर साल पैसा खर्च करते हैं, अगर वो एक अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए कर लिया जाए तो बाढ़ से बचना 80% या मुसीबतें परमानेंट इनका इलाज हो सकता है। जैसे वाजपेयी जी ने कहा था नदियों को जोड़ने का, याद होगा आपको ये सब चीजें। दिक्कत क्या है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में बहुत सारे लोगों का अहित हो जाएगा, क्योंकि हर साल डिजास्टर मैनेजमेंट, हर साल बाढ़, जैसे नालियां साफ की जाती है हमारे यहाँ और फिर भी पानी रुक जाता है, बंबई में जाम होता है। ये एक ऐसा रैकेट है, मैं बता रहा हूं, मुझे बहुत दुखी होकर कहना पड़ रहा है कि हर साल का जो बजट होता है, सफाई कर दी गई, पता चला कागज में सफाई हो गई है, नालियों में कचरा फंसा हुआ है। तो एक ऐसा विशेष सर्कल है जो कोई एक दीर्घकालीन नीति बनाने नहीं देता है। वरना जैसे मैंने ही कहा कि सरकार तय कर ले, हर साल इतने लोग मरते हैं और पूरी दुनिया में बाढ़ आती है, जितने कैजुअलिटी नहीं होती उतने हमारे यहाँ एक राज्य में उतनी कैजुअलिटी हो जाती है। तो एक छोटी सी बाढ़ में हम जितने मरते हैं, पूरे चाइना, यूएस, सब जगह जोड़ लीजिए। इतनी बड़ी सुनामी आई है रसिया में, मुझे अभी तक फिगर नहीं आई है कितने लोग मरे हैं वहां। तो ये हमारे लिए बहुत एक, कम से कम ऐसे संकट के दौर में हमें सोचना चाहिए, और हम बहुत अच्छा सरकारें कर रही हैं। लेकिन ये बाढ़ नियंत्रण पर एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाए और नदियों के कैचमेंट एरिया को मुक्त किया जाए दलालों से, अफसरशाही से और इन लोगों से। मैं दिल्ली का नाम नहीं लूंगा, दिल्ली में सरे सबकी निगाहों के सामने यमुना के कैचमेंट एरिया में क्या क्या नहीं बसा हुआ है, अनुराग जी, इसी से आप समझ सकते हैं। जी विजय त्रिवेदी जी, आपने अभी डिबेट की शुरुआत में कहा था कि जी न्यूज के लिए एक जमाने में आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, शो बनाया था। उस दौरान इस यात्रा मार्ग पर अपने आप धराली गांव भी गए, हरसिल भी गए, क्या आपने इतना कंस्ट्रक्शन देखा था तब? बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ये बात है 95-96 की, जब ये चैनल शुरू हुआ था तब की हम बात कर रहे हैं। तब से लेकर, ऐसा नहीं कि उसके बाद मैं गया ही नहीं, उसके बाद बहुत बार गए हैं, अभी भी पिछले साल भी मैं वहां था। तो लगातार, बल्कि आप मैं इसको ये कहूँ तो ज्यादा ठीक होगा कि जब भी आप दोबारा जाते हैं तो उस जगह को पहचानना ही मुश्किल होता है। और फिर लगता है आज गलती तो नहीं कर दी हमने यहाँ आके, क्योंकि वो जिसके लिए आप गए थे, जो एनवायरमेंट के लिए गए थे, जो क्लाइमेट के लिए गए थे, जो पहाड़ों के लिए गए थे, जिस जंगल के लिए गए थे, जिस नदी के लिए गए थे, वो सब वहां से गायब हो रही है और उस पर आपका कब्जा होता जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानून की बात नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र पर्यावरण के प्रेमी और वो पर्यावरण के जानकार लोग हैं, वो भी इस बात की तकलीफ करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता उनको। सर
उनको कोई नहीं सुन रहा, वो वहां पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, निचले स्तर पर वहां पर लोकल लेवल पर भी बहुत छोटे छोटे लोग, गांव के लोग उस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कानून की बात नहीं। और सर ने जो बात कही, रामकृपाल जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दीर्घकालिक नीति यदि हम लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाए, लेकिन ये तो सबका धंधा खराब करने की बात कर रहे हैं। इनको देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए रामकृपाल जी को। होटल और ये रिवर साइड होटल कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से मिलेंगे? ये तो आंदोलन नहीं होगी। तो लोग, अनुराग जी लिखते हैं, डीएम अनाउंसमेंट किया जाता है नैनीताल में कि अब इतनी गाड़ियां भर गई हैं, कोई ना आए, बंद हो जाते हैं। ये बता रहा हूं आपको। और नैनीताल की स्थिति या मसूरी की स्थिति गर्मियों में ऐसी होती है जैसे दिल्ली का पहाड़गंज। बहुत सारे पर्यावरण में जो रुचि रखते हैं नहीं जाते हैं वहां। हाँ बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका सवाल ये कि अभी हमारे संवाददाता रामानुज बता रहे थे कि धामी साहब आएंगे यहाँ दौरा करने के लिए और मुख्यमंत्री आकर के यहाँ दौरा करेंगे। सवाल ये है कि दौरा तो आप हर बाढ़, हर त्रासदी के बाद करते हैं। दौरा तो तब के मुख्यमंत्री ने केदारनाथ त्रासदी के बाद भी किया था। क्या बदला उसके बाद? कुछ नहीं। विजय त्रिवेदी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं कि वो नहीं बदलता, और वो तो उनकी अटेंडेंस है, जरूरी भी है, मुख्यमंत्री हैं तो इस बात पर काम करो। और धामी जी तो पहाड़ से ही हैं, योग्य, मतलब जवान भी हैं, युवा हैं, सब कुछ काम वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्या बदलाव किया गया है इतने लंबे समय? अब आप फिर कहेंगे पॉलिटिकल हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतने लंबे समय से चल रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, कांग्रेस की सरकार रहे, हरीश रावत रहे, भगत सिंह जी रहे, या त्रिवेंद्र सिंह जी रहे, या पुष्कर धामी रहे, केवल वहां पर जंगल कटे हैं और जो दूसरे जो जंगल बने हैं होटल के, रिजॉर्ट्स के, वो बढ़े हैं, उस पर कोई काम नहीं होता। धामी साहब एक दूसरा काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल मैसेजिंग का काम है। यदि इस पर अभी उसकी चर्चा मैं करना नहीं चाहता, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो बेहतर होगा कि उस काम को कैसे किया जाए। अब उनके लिए हो सकता है कि थोड़े दिन में अभी ये आ जाएगा कि आप इतना पैसा वहां पर अनाउंस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को कह देंगे, प्रधानमंत्री जी को भी कह देंगे कि भाई उत्तराखंड को पैकेज दे दिया जाए। मसला वो नहीं है ना, मसला है कि क्या आप इसको रोकना चाहते हैं या नहीं रोकना चाहते। और मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, आप नहीं रोकना चाहते। ठीक है, इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है उत्तरकाशी से कि भारी बारिश की आशंका के चलते वहां स्कूल्स को बंद किया गया है। प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि अगले आदेश तक सभी स्कूल्स बंद करे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे घरों में रहेंगे और इस सैलाब में तो कई घर भी बहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप भारी बारिश की आशंका के चलते स्कूलों की छुट्टी कर दें। सवाल प्रशासन को इस सवाल का भी जवाब ढूंढना चाहिए कि आखिर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल भी नहीं है, इनको खैर आप कहीं भी नदी की सरहद में, नदी की हद में कंस्ट्रक्शंस को इलीगल ही कह सकते हैं, क्योंकि इसकी तो परमिशन रामकृपाल जी कोई नहीं दे सकता। नदी से कितनी दूर घर होने चाहिए और कहां पर घर होने चाहिए, इस सैलाब का आप की आप भयावहता देखिए। मैं संजय कुमार जी से जरूर जानना चाहूंगा यहां पर। संजय कुमार जी, कितना क्षेत्रफल होगा ये जितना इस सैलाब की चपेट में आया होगा, कोई अंदाजा है? संजय कुमार जी तकनीकी वजहों से अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। रामकृपाल जी, कितना क्षेत्रफल होगा ये जितना इस सैलाब ने अपनी चपेट में लिया है, जितना तस्वीरों में समझ में आ रहा है? देखिए, अगर इसको सूखी नदी कहा जा रहा है तो आप खुद देखिए कि पानी तो जो मेन धार होगी, जिसको पहले उसमें पानी बहेगा ना, तो इसका मतलब है कि कहीं और से नहीं, वही जिसको आप सूखी नदी कह रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसका पानी आ रहा है। और ठीक सामने आप देखिए ये जितनी चीजें बह रही हैं, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है कि वो कैचमेंट एरिया का सीधा सीधा बसावट है। अगर ये सब इमारतें वहां नहीं होती तो वो सीधा जो उसकी कहते हैं नदी की धार, सूखी नदी है। हरीश रावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। को सरकार रोक भी नहीं सकती है, लेकिन कहीं न कहीं जो सोच और समझ की गलती रही है उसका खामियाजा आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है और गहरा भुगतना पड़ रहा है। इस पर चिंतन होना चाहिए। और सीमांत क्षेत्रों में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूं कि जल विद्युत परियोजनाएं नीचे बने, लखवाड़ व्यासी के लिए हमने प्रयास किया, किसाऊ बने, लेकिन ऊपर पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील हिमालय है। हम संवेदनशील हिमालय में के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसकी कीमत जो है हमको अपने जीवन दे करके चुकानी पड़ेगी।
हरीश रावत जी को आपने सुना, ये पूर्व सीएम रह चुके हैं उत्तराखंड के। विजय त्रिवेदी जी, दोनों ही से मैं रिएक्शन चाहूंगा कि जब टिहरी डैम बना था उसको लेकर के भी बहुत सवाल उठते थे, क्योंकि वहां के पहाड़ जो हैं वो पहाड़ मिट्टी के पहाड़ हैं और ऐसे में पानी को कितनी देर पहाड़ तक है, न्यू हिल्स कहा जाता है। जी जी, अब ऐसे में ये हरीश रावत वही आशंका जाहिर कर रहे थे कि जल विद्युत परियोजनाएं आप ऐसे पहाड़ों पर बना रहे हैं जो कभी भी दरक सकते हैं। रामकृपाल जी, कितने बड़े डायनामाइट के ढेर पर इस वक्त उत्तराखंड खड़ा है? देखिए, हिमालय को कच्चा पहाड़ माना ही जाता है क्योंकि ये नया नया है। जितने हैं, जैसे विंध्य पर्वत है या बाकी जो श्रृंखलाएं, ये बहुत पुराने हैं, इनकी चट्टानें। हिमालय में क्या होता है, बहुत सारी जगह है जिसको कहते हैं चूने का पहाड़, यानी पानी अगर पानी बरसा है तो नेचुरली जो लाइम होता है वो गर्म होता है, बुदबुदाता है। तो वैसे भी लैंडस्लाइड का सबसे ज्यादा खतरा हिमालय में रहता है। ये हरीश रावत जी भी जानते हैं। और ये जो मैं मानता हूं कि देखिए, विकास है तो पर्यावरण और विकास का ये दो कुछ एक्टिविस्ट होते हैं जो इसके विरोधी होते हैं, बीच का एक रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन ये जो बस्ती बसी हुई थी, ये आज की बस्ती नहीं है, ये हरीश रावत जी के जमाने में भी रही होगी। और मैं तो खुद कहता हूं कि आप जहां कहिए, मैं भी बहुत घूमा हूं, हर जगह जाइए। जो विजय जी कह रहे थे ना कि 10 साल पहले और 10 साल के बाद, मैं भीमताल गया हुआ था, मैं खुद एक समय में वहां थोड़ी छोटी सी जगह लेना चाहता था। और आज बताऊं, जब आज मैं गया नौकुचिया तक, अगर आप देखेंगे तो पूरे के पूरे शहर के लोग जा करके वहां उनकी इमारतें बन गई हैं। कल को डिजास्टर नहीं हो रहा है तो समझिए बहुत अच्छा है। मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप ये कार्यक्रम जी न्यूज पर देख रहे हैं और आप पर्यटक हैं, यानी कि आप पर्यटक की हैसियत से पहाड़ों पर घूमने जाते हैं या फिर आप पहाड़ पर रहते हैं और पर्यटकों का स्वागत करते हैं, ये दोनों के लिए ही खबर है कि चाहे राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी हो या प्रशासन के डंडे का जोर कम हो, ये जो इलीगल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो सैलाब जिसे हम समझ रहे हैं हमारे रास्ते में आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम सैलाब के रास्ते में आ चुके हैं और किसी भी वक्त आपको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस पर विचार कीजिए, क्योंकि विचार आप ही को करना है। मैं सुनता हूं जब कभी गर्मियों का मौसम आता है कि शिमला में किलोमीटरों का लंबा जाम लग गया है, हर पहाड़ पर जाम लग गया है, होटल्स फुल हैं। जितने होटल्स आप लोग फुल करते जाएंगे उतने ही नए होटल्स बनते जाएंगे। और ये पहाड़ जो हैं, इनकी छाती में इतना दम नहीं है, ये इतने सक्षम नहीं है कि इतना इलीगल कंस्ट्रक्शन ये बर्दाश्त कर पाए। लिहाजा इसकी कीमत आपको अपनी जान देकर ही चुकानी पड़ेगी। तो इस पर विचार कीजिए। यह हाथ जोड़ करके मेरी आप सभी से अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस अपील के साथ आप सभी दर्शकों का। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। पेट दबा और रोग दबा, कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त। पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। जी न्यूज। गैलेंट सीमेंट वादे के पक्के। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 89 29 50 40 40 पर कॉल करें। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Courses in more than 70 disciplines for diploma, undergraduate, postgraduate and PhD. Visit www.sanskriti.edu.in. यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो
एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। 8929504040 पर कॉल करें। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही, इलाके में अचानक बढ़ा पानी, 3 घरों को पहुंचा नुकसान, सेब के बगीचे तबाह हुए। हिमाचल के कुल्लू में बारिश का कोहराम, भारी बारिश की वजह से बह गया पुल, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से कई नदियों में उफान, देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में पानी घुसा। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से सड़कें बंद, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से मलबा आने से आवाजाही बंद, सड़क खोलने का काम जारी। देहरादून के कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर बड़ा लैंडस्लाइड, सड़क पर आया पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा, आवाजाही बंद। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड, कटाव की वजह से बारिश का पानी लोगों के घरों तक आया, सड़कें बह गई, आवाजाही बंद। नेशनल हाईवे 10 पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात बेहद खराब, भारी बारिश के बाद उफान पर कई नदियां, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी सहित कई राज्यों में तबाही। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के बाद प्रशासन एक्टिव, लखनऊ में 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्टी, लखनऊ के अलावा बाढ़ प्रभावित अन्य जिलों में भी स्कूलों की छुट्टी की गई। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान को पार कर चुकी है गंगा, कई मंदिर पानी में डूबे, लोगों के घरों और सड़कों पर आया गंगा का पानी। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए वाराणसी के कई घाट, होटल, दुकानों में भर गया पानी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की दी गई सलाह। प्रयागराज में बारिश के कारण गंगा और यमुना नदी में उफान, कई इलाकों में आया बाढ़, सड़क पर चल रही नाव, बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अयोध्या में भारी बारिश के बाद खुली नगर निगम की पोल, पानी की निकासी नहीं होने के कारण सड़कों पर भरा पानी, लोगों के घरों में घुसा पानी, श्रद्धालुओं को हुई भारी दिक्कत। यूपी के बांदा में बाढ़ में डूब रहे एक शख्स को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया, अब तक कई लोगों का रेस्क्यू, बाढ़ से प्रभावित कई गांव में एसडीआरएफ की तैनाती है। दिल्ली में यमुना नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर, खतरे के निशान के नजदीक बह रही है यमुना, हथिनी कुंड बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, बारिश से गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, कृष्णा घाट हुआ जलमग्न। बिहार के जमुई में लगातार बारिश बनी मुसीबत, जनजीवन पर बुरा असर पड़ा, पानी के तेज बहाव की वजह से पुलिया बह गई। वैशाली में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, खेतों में भरा पानी, सड़कों पर जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। बिहार के बक्सर में कर्मनाशा नदी में आई बाढ़, ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित, घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग, सुरक्षित जगहों पर कर रहे पलायन। बिहार के बेतिया में बारिश के बाद हॉस्पिटल में जल जमाव, पानी भरने से मरीज और उनके परिजनों को परेशानी, पानी निकालने के लिए 2 मोटर लगाए गए। उत्तर प्रदेश के चंदौली में भारी बारिश के बाद उफान पर गंगा नदी, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। प्रयागराज में बाढ़ से हाल बेहाल, चारों ओर दिखा पानी का कब्जा, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग, वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बारिश की वजह से सड़कों का हाल बदहाल, जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए, आवाजाही में आ रही है परेशानी। यूपी के मिर्जापुर में बारिश के बीच पहुंचे अधिकारी, बाढ़ में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू, बाढ़ पीड़ितों में बांटा जरूरी सामान। अयोध्या में नगर निगम के दावों की खुली पोल, चंद घंटों के अंदर बारिश के बाद जलभराव की स्थिति, घरों के अंदर भर गया है पानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर फंसी कई गाड़ियां, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाल इलाके में चारों तरफ नजर आया पानी ही पानी, लोगों का जीना मुहाल, कई घर और दुकान डूब गए। यूपी में आकाशीय बिजली और आंधी तूफान से कई जगह भारी नुकसान, पिछले 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बहाव में बह गए बाइक सवार, रेस्क्यू टीम ने दोनों को सुरक्षित बचाया, पुल पार करते समय बह गया था बाइक सवार। मिर्जापुर में गंगा खतरे के निशान से काफी ऊपर, बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत सामग्री। यूपी के चंदौली में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़, विधायक ने अधिकारियों के साथ इलाके का जायजा लिया, गंगा का जलस्तर बढ़ने से हालात खराब हुए। प्रयागराज में डीएम मनीष वर्मा ने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, एनडीआरएफ की टीमों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद का डीएम ने आश्वासन दिया। सीएम योगी ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, अधिकारियों से राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। Own your dream. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज राजनीति में बात उत्तराखंड में आए प्रलय की। वो तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं जो आज तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई। दिन भर आपने वो तस्वीरें देखे भी होंगी, लेकिन आज उन तस्वीरों का एक पहलू जो आपको बताने में जा रहा हूं, जो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको देख करके लोग सिहर जाएं। उत्तराखंड बादल फाड़ तबाही,
ऐसी सुनामी देखी नहीं कभी। तीस सेकंड की त्रासदी, कांप उठा उत्तरकाशी। देवभूमि डूब गई, कितनी सांसें टूट गई। उत्तरकाशी बह गया, पूरा देश सहम गया। खीर गंगा में विनाश लीला लाई। उत्तराखंड में प्रलय, जी न्यूज की मेगा कवरेज। ये तस्वीरें जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, देवभूमि उत्तराखंड की तस्वीरें हैं, जिन पर आज कुदरत का कहर टूटा है। उत्तरकाशी में बादल फटा और ये बादल फटने के बाद की भीषण त्रासदी है जो तस्वीरों में सामने आई। शब्दों में बयान करना संभव शायद ना हो, क्योंकि जो जिंदगियां वहां पर थी, जो लोग वहां पर थे, कैसे एक झटके में, एक सेकंड के कुछ हिस्से में कैसे पूरा पानी का सैलाब बिल्डिंग को तिनके की तरह बहाते हुए ले गया। एक झटके में मानो सब कुछ उजड़ गया। और तस्वीरें जरा देखिए, ये सामने बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, आप लोग आसानी से पहचान पाए इसके लिए बिल्डिंग की नंबरिंग की है हमने। और पीछे से आते हुए पानी के सैलाब की आप रफ्तार देखिए, उसकी भीषणता देखिए, भयावहता देखिए। महज 10 से 15 सेकंड का वक्त लगा और जिंदगी भर की कमाई डूबने के साथ साथ जिंदगी छिन भी गई। घर यहां पर तिनके की तरह बहते हुए दिखाई पड़े, लोगों के आंगन उजड़ गए और जाने कितनी जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। एक अंदाजा यह है कि यहां लगभग 1800 से 2000 लोगों की आबादी थी। संभवतः कुछ पर्यटक भी वहां पर रहे होंगे, जितने लोगों के ऊपर यह कहर बनकर सैलाब टूटा। मैं कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं आपको, उन तस्वीरों को जरा आप देखिए और आप उसके बाद कुदरत के इस कहर की भयावहता का अंदाजा लगा पाएंगे कि एक क्षण के अंदर जीवन में कितना कुछ परिवर्तित हो सकता है, जीवन कितना बदल सकता है। त्रासदी एक सेकंड के अंदर अंदर आपकी हर सोच को कैसे खत्म कर सकती है। जो लोग इन बिल्डिंग के अंदर बैठे हुए होंगे, उनको अंदाजा तक नहीं होगा कि महज कुछ सेकंड की दूरी पर यह सैलाब उनका इंतजार कर रहा है, उनकी तरफ बढ़ रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटता है और इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, मैं इस वीडियो के पीछे की आती हुई आवाजें भी आपको सुनवाऊंगा, जहां लोग कह रहे हैं कि मेरे अपनों को आप फोन करके बता पाए। लेकिन इसके पहले कि बाकी लोग वहां मौजूद लोगों को फोन कर पाते, उसके पहले ये बिल्डिंग धराशायी होना शुरू हो गई। बिल्डिंग इसी सैलाब में डूबना शुरू हो गई, मकान तबाह हो गए, लोग भागते रह गए, लेकिन भागकर संभवतः ज्यादातर लोग खुद को शायद बचा भी ना पाए हों। कुछ और तस्वीर जरा दिखाता हूं, वो तस्वीरें होंगी, ये 6 तस्वीरें जरा देखिए। पहली तस्वीर सैलाब की सुनामी की तस्वीर, मकान बह गए, लोग खुद को जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं वहां से, आपाधापी में लोग हैं, गाड़ियां डूब चुकी हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। और तबाही के निशानों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जो तबाही के निशान वो सैलाब छोड़कर गया, जो मलबा यहां छोड़कर गया, वो मकानों की पहली मंजिल तक को कवर कर रहा है। यानी कि मकान की एक मंजिल अभी भी मलबे में दबी हुई है। और आमतौर पर अंदाजा लगाया जाता है कि जहां तक मलबा होता है उसके 5 से 6 फीट ऊपर तक पानी का बहाव रहा हो। यानी दूसरी मंजिल पर भी जो लोग होंगे वो भी इस सैलाब की चपेट में आए होंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का तुरंत रेस्क्यू वहां से कर लिया जाएगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि बहुत ज्यादा जिंदगियां जाने की खबर हमें आपको ना बतानी पड़े। उत्तराखंड के धराली में बादल फाड़ तबाही, पहाड़ों पर ऐसी सुनामी जो देखी नहीं कभी। खीर गंगा में उफान, चारों तरफ मचा त्राहिमाम। महज 30 सेकंड की त्रासदी और कांप उठा उत्तरकाशी। देवभूमि से आज तबाही की जो तस्वीरें आई वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं।
उत्तरकाशी में कुदरत का ऐसा रौद्र रूप दिखा जो कैमरे में शायद ही कहीं रिकॉर्ड हुआ हो। धराली के पहाड़ों पर बादल फटने के बाद सैलाब ने जैसे तबाही मचाई, वो धड़कनें रोक देंगी। पहाड़ी नदी में समंदर की तरह बहता ये मलबा न जाने कितनी जिंदगियों को फना कर गया। बेकाबू लहरों की चपेट में आकर बड़े बड़े मकान और उसके सामने भागते इंसान, एक पल में सब गायब हो गया। धरावी के ऊपरी इलाके में बादल फटा और उसके बाद नदी से आए मलबे ने पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। ये प्रलयंकारी तस्वीरें गंगोत्री धाम से महज 19 किलोमीटर पहले की हैं, पर जिस जगह ये तबाही मची है वो उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने वाले रास्ते में ही है। यानी कुदरत के इस कहर का असर कई इलाकों में दिखने वाला है। धराली के जिस हिस्से में हादसा हुआ उसे देखकर समझा जा सकता है कि ये पूरा इलाका टूरिस्ट प्लेस था। यहाँ दर्जनों होटल और घर बने हुए थे। जाहिर है जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इन घरों में दर्जनों स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद होंगे, मगर बादलों की इस विनाश लीला में क्या मकान और क्या इंसान, सब तबाह हो बर्बाद हो गए। पहाड़ों से आई सुनामी के बाद हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई, मगर जिस तरह ऊंचे ऊंचे घरों और होटलों को सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया, उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जान माल का कितना नुकसान हुआ होगा। फिलहाल हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो कलेजा कपा देने वाली है। चारों तरफ बस मलबा ही मलबा है। सड़कों का नामो निशान नजर नहीं आ रहा। बड़े बड़े घर और गाड़ियां, सब कुछ मिट्टी, पानी और पत्थर में दबकर दफन हो चुके हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, मगर धराली की पब्लिक और प्रशासन के लिए अभी जिंदगी की ये जंग लंबी चलने वाली है, जिसके लिए उत्तराखंड और केंद्र सरकार ने भी कमर कस ली है। उत्तरकाशी से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच की बड़ी खबर यह भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के सांसदों के साथ बैठक की है ताकि इस आपात स्थिति का पता लगाया जा सके और राहत बचाव कार्य कैसे करना है, इस बारे में और गाइडलाइन जारी कर सके। अनिल बलूनी के साथ मीटिंग हुई। त्रिवेंद्र सिंह रावत, रानी राजलक्ष्मी ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री ने जानकारी दी कि सेना की एक 90 जवानों की टुकड़ी, एनडीआरएफ की एक यूनिट और आईटीबीपी के जवानों की एक टुकड़ी धराली पहुंच चुकी है, जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ कर रही है। सबसे पहले जिस बात की गुंजाइश है, जो प्राथमिकता में शामिल है, वो ये कि वहां जो लोग तो कोई नहीं दबे हैं और अगर कोई मलबे में दबे हुए लोग हैं तो सबसे पहले उनका रेस्क्यू किया जाना है, उन लोगों को बचाना है। ये तबाही की विभीषिका बहुत ज्यादा भयानक रही। कुछ सेकंड के अंदर पूरा का पूरा इलाका सैलाब में डूब चुका था और अब सैलाब के गुजर जाने के बाद वहां है तो सिर्फ मलबा है और कई तस्वीरों में नजर आ रहा है कि मलबा वहां बने हुए मकानों की पहली मंजिल तक को दबा चुका है, उनको अपने आगोश में ले चुका है। धराली गांव में लगभग 1500 लोगों की आबादी, संभावना जताई जा रही है कि वहां पर शायद कोई टूरिस्ट, कोई पर्यटक भी वहां पर मौजूद हो। 5 होटल की जानकारी अभी तक सामने आई जो पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। धराली बाजार जो है, जहां आमतौर पर भीड़ रहती है दोपहर के वक्त में, उसको भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन धराली से जो तस्वीर सामने आई, लोगों की चीखें, बहते मकानों की तस्वीरें, बादल ऐसे फटा कि खीर गंगा और आसपास का पूरा इलाका पानी के सैलाब में एक सिरे से बहता नजर आया। अब सिर्फ कीचड़, सिर्फ मलबा है, अब सिर्फ चीखों के बाद का सन्नाटा है। दर्जनों घर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। अभी तक कितने लोग लापता हैं उसका सही आंकड़ा जुटाया जा रहा है। राहत की टीमें अभी भी संघर्ष कर रही हैं। इस साल की आपको 10 सबसे खौफनाक तस्वीरें भी मैं दिखाता हूं जो ऐसी ही कुदरत की तबाही की गवाही देती हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। पहाड़ से जो सैलाब आया वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाकर ले गया।
पहाड़ के निचले इलाके में मौजूद हर एक चीज सैलाब के सुनामी में बह गया। बादल फटने से पहाड़ से जो सैलाब आया उसने ऐसी तबाही मचाई कि उसे देखने वालों की भी रूह कांप गई। पानी इतनी तेज रफ्तार से आया कि एक ही झटके में वहां मौजूद मकान ताश के पत्तों की तरह सैलाब के साथ बहते चले गए। बादल फटने से खीर गंगा नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से वहां पूरा का पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया। उत्तरकाशी के धराली में जब सैलाब आया तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बादल फटने के बाद पहाड़ से आए सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में वो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। इस दौरान कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते भी दिखे, लेकिन वो बच पाते उससे पहले ही सैलाब का पानी इतनी तेजी से आया कि पहले उसकी चपेट में आए मकान गिरे और फिर बाहर की सड़क पर भाग रहे लोग भी उसकी चपेट में आ गए। इसका पानी लोगों को अपने साथ बहा कर लेता चला गया। धराली में तबाही के बाद एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक शख्स मौत को मात देकर मलबे से बाहर निकलता दिखा। वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है उसे पीछे दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आ रहे हैं, मगर वो उस भयानक मंजर से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा है। हालांकि उसे देखकर साफ लग रहा है कि वो बुरी तरह घायल है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और पत्थर कीचड़ के बीच से खुद को घसीटकर निकाल रहा है। ये तस्वीर हिम्मत और हौसले की मिसाल है। साथ ही इस बात को भी चरितार्थ करती है कि जागो रखे साइया, मार सके ना कोई। धराली में बादल फटने से हुई तबाही की अब इस तस्वीर को देखिए। सैलाब जब अपनी पूरी रफ्तार के साथ आया तो सबसे पहले वो किनारों में बने एक मकान से टकराया। इसके बाद पूरी इमारत भी एक ही पल में सैलाब की चपेट में आ गई। इन दोनों इमारतों को गिराने के बाद उनके ठीक आगे की तीसरी, चौथी और पांचवी इमारत भी सैलाब के साथ बहती नजर आई। पानी का बहाव इतना तेज था कि तबाही वहीं नहीं रुकी और इसके बाद वहां मौजूद आगे की सब इमारतें एक ही झटके में जड़ से उखड़ गईं और सैलाब अपने बहाव के साथ उन्हें बहाता लेता चला गया। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से उतरा सैलाब अपने साथ हजारों टन मलबा बहा कर लाया, जिसकी चपेट में धराली गांव का आधे से ज्यादा हिस्सा तबाह बर्बाद हो गया, जिसकी गवाही इस गांव के ही एक शख्स ने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर दी। बहुत ही ज्यादा अभी जो की परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। इस शख्स ने गांव के एक एक हिस्से की डिटेल बताते हुए बर्बादी की कहानी बयां की है। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, जो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी। और अभी कोई यही नहीं कि आ भी सकती है। अभी धराली में बादल फटने के बाद सैलाब जहां से भी गुजरा वहां अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें सैलाब के पानी के साथ वहां दूर दूर तक उसका मलबा भी फैला नजर आ रहा है। इस मलबे में सड़कों का नामो निशान मिट गया, कारें मलबे में दबी नजर आई, मकान की पहली मंजिल तक मलबा भरा नजर आया। कई मकान तो पूरी तरह से मलबे में दबे दिखाई दिए, जहां लोगों के फंसे होने की बात भी सामने आ रही है। वहीं मलबा भरने की वजह से रास्ते पूरी तरह से बंद हो गए हैं, जिससे लोगों तक राहत पहुंचाना और भी मुश्किल हो गया है। धराली में बादल फटने से आई तबाही की तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि उसे देखने वालों के होश उड़ गए। पहाड़ से जब मौत का सैलाब आया तो पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि दूर से ही देखने पर सब धुआं धुआं सा दिखाई दिया। सैलाब के पानी को देखकर ऐसा लगा कि मानो किसी डैम के बंद दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए गए हैं और फिर पानी सफेदी की गुबार छोड़ता हुआ तेजी से बहता चला आया। इस दौरान जहां से भी ये सैलाब गुजरा
वहां हाहाकार मच गया। बादल फटने से आए सैलाब ने वहां कुछ ही सेकंड में सब कुछ तबाह कर दिया। सैलाब के गुजरने के बाद वहां मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी हर तरफ बिखरे नजर आए। ये पत्थर पहाड़ से मलबे के साथ बहते चले आए थे, जो वहां दूर दूर तक फैले दिखाई दिए। वहीं इन पत्थरों की चपेट में आने से वहां कई इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। मलबे के साथ आए ये पत्थर वहां आसपास की कई इमारतों में भर गए। धराली में आई तबाही से वहां न सिर्फ मकानों को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि सड़कें, पुल और आने जाने के सारे रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए। सैलाब की वजह से वहां कई सड़कें पूरी तरह से टूट गई। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सड़कों के नीचे की जमीन पूरी तरह से गायब दिखाई दी। धराली और उसके आसपास का पूरा इलाका रास्ते बंद होने की वजह से पूरी तरह से कट गया और आवाजाही पर भी पूरी तरह से ब्रेक लग गया। धराली में बादल फटने से वहां ऐसी तबाही आई कि राहत और बचाव का काम भी मुश्किल हो गया। राहत और बचाव के काम में सेना की कई टीमें लगाई गई हैं, जो वहां फंसे लोगों को बचाने की कोशिश करती दिखी। वहीं मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका के चलते सेना की टीमें वहां रेस्क्यू करती दिखाई दी। इस दौरान जिन लोगों को निकाला गया उन्हें फौरन इलाज